अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो आपने ज़रूर देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो वो वॉच कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसी को मैं आज थोड़ा सा मज़ीद जो है आपको डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम पिछले लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं, या पीडीई के जो भी कोर्स है हमने इससे पहले स्टडी किया। हमने अभी तक जो पीडीई है, सबसे पहले तो हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है एक। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको 2 या 3 तरीकों से कुछ लिखना हमने सीखा है कि ऐसे वो लिखी होती है, फ़ौरन से हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि दिस वन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टुडे जो है हमारा टॉपिक होगा उसी क्लासिफिकेशन में, यानी कि हमें थोड़ा सा यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशनें जब दी होती हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशनों को, उनके क्या नाम होते हैं, उनको हम पहचानते कैसे। एग्जाम में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप क्या जानते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको पता हों। तो आपसे मसलन मैं क्वेश्चन करता हूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो आप कहते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद एक से ज़्यादा होती है उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद एक ही होती है उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यू नाउ वेरी वेल। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो ये जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं ये सेकंड ऑर्डर को कर रहे हैं, याद रखिएगा। एक होती है ना, जैसे को आपसे पूछता है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, इसका ताल्लुक सबसे ज़्यादा वसी लेवल पे इसी को यूज़ किया जाता है, यानी बड़े लेवल के ऊपर सेकेंड ऑर्डर को यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड ऑर्डर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है कि इन तीनों को हम कैसे यानी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये क्या है। उसके बाद मैंने आपको बर्जर इक्वेशन बताई है, बर्जर इक्वेशन जो है वो बताई है। फिर क्लासीफाई करने का तरीका प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखा दिया आपको, और उसके साथ साथ जो है आपको पाइथन इक्वेशन मैंने बता दी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाइथन लैप्लास इक्वेशन और पाइथन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, पिछली वीडियो में हमने देख लिया। उसके बाद है जो हीट इक्वेशन है वो कैसे देख के पता चलता है, दिस वन इज हीट की इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वेव इक्वेशन क्या होती है उसको कैसे पहचानते हैं, वेव इक्वेशन को ही बर्जर इक्वेशन कहा जाता है। और उसके अलावा जो है हम लोगों ने क्या देख लिया, विस्कस बर्जर इक्वेशन देख ली है। इसको विस्कस बर्जर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर म्यू जो आता है, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है कि ये जो टर्म आती है म्यू, जिसकी वजह से इसे विस्कस बर्जर कहा जाता है। अगर ये टर्म ना हो तो ये फिर बर्जर ही कहेंगे, इसे विस्कस बर्जर नहीं कहेंगे। उसके अलावा जो है यानी इसका मतलब है बर्जर इक्वेशन 2 तरह की हैं, एक विस्कस बर्जर इक्वेशन है, एक नॉन विस्कस बर्जर इक्वेशन है। और फिर आपके जहन में 2-3 क्वेश्चन होने चाहिए। वो नंबर 1 कि हमें ये वाली जो इक्वेशनें पढ़ के, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के फ़ायदा क्या होगा, ये कितनी टाइप की हैं, कोई 200 टाइप है, 300 है, 1000 है। असल में ये है मेजर ये होती है कि यही आपसे नाम पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि लैप्लास इक्वेशन क्या होती है 1, बर्जर इक्वेशन क्या होती है 2, वेव इक्वेशन क्या होती है 3, हीट इक्वेशन क्या होती है 4 और पाइथन इक्वेशन क्या होती है 5। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आप सबको लिखना आता हो। अब पाइथन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन एक ही होती है, किसी एक चीज़ का फ़र्क होता है जो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। नंबर 2 पे आपको ये बताया हुआ है कि वेव इक्वेशन जो होती है उसमें हमेशा या तो दोनों डेरिवेटिव फर्स्ट होते हैं या दोनों सेकंड होते हैं, और हीट इक्वेशन में एक फर्स्ट डेरिवेटिव होता है टर्म पे, एक पे सेकंड होता है। तो ये इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आता हो। आज का जो हमारा लेक्चर है आज वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि सिस्टम ऑफ पीडीईज क्या होती है, हम उनको देख के किस नाम से बुलाते हैं, क्या पकारते हैं कि ये क्या है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेट आप समझ लें कि v जो है वो बराबर है पार्शियल u और पार्शियल t के। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जहाँ पे v लिखा होगा आप उसे समझा करेंगे पार्शियल u और पार्शियल t, और जहाँ w लिखा होगा उसका मतलब होगा a इंटू पार्शियल u और पार्शियल x। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पार्शियल v और पार्शियल t लिखा हुआ है। अब ये जो पार्शियल v और पार्शियल t है, आपको पता है v की वैल्यू ये है, तो अगर ये यहाँ पुट करें तो ये सेकंड ऑर्डर बन जाती है, और ये बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर u ओवर
पार्शियल टी स्क्वायर, यानी कि ये जो v की वैल्यू है ये यहाँ दी हुई है, इस तरह w की वैल्यू है। बहरहाल आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ें, ये इक्वेशन नंबर a है और इक्वेशन नंबर b है। आपकी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में अगर लिखी हुई है तो नीचे जाके देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ना है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। ये आप इसलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जो बेसिक पर्पज़ है यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं कि दो इक्वेशनें दी हूँ तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि आपको ये दी हुई है, दो इक्वेशनें, एक a और b है। ये जो इक्वेशन दी हुई है पहले नंबर वाली, इसको ऊपर जो a दी हुई थी ये वाली टर्म, इसको हमने पार्शियल w ओवर पार्शियल t इक्वल टू a इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये बेसिकली इक्वेशन a ली हुई है, ये b है। दो इक्वेशनें हमें दी हुई हैं। हमने क्या करना है, देखें जो समझने की बात है इस टॉपिक को, जो ख़ास पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये सारा काम कर रहे हैं वो है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, क्या मसला है हमें। मसला ये है कि आपको बस ये दो इक्वेशनें दी होंगी, आपको कहा जाता है इनको हल करो। आप क्या लिखोगे, इधर पार्शियल v और पार्शियल t है, इधर पार्शियल w और पार्शियल t है। आपने पार्शियल और पार्शियल t एक साथ लिख लिया, जो v है उसको आपने ऊपर लिख लिया, w को नीचे, और इस तरह वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरी साइड पे जाके देखें तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि जो w का कोफिशिएंट है वो a है, w का कोफिशिएंट a है। तो याद रखिए कि w का जो कोफिशिएंट होगा डेफिनेटली आपने w नीचे लिया हुआ है। अगर w नीचे लिया हुआ है तो इट मीन ये वाला को जो है ये नीचे आएगा, यहाँ आ गया, माइनस a लिख दिया। माइनस a इसलिए बेसिकली इस इक्वेशन को इस साइड पे होना चाहिए, माइनस के इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपने माइनस a क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ जो w है, w का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे a है, यहाँ w के साथ देखें, और दूसरे नंबर पे जो कोफिशिएंट है वो है पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो ये इसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है, a है, वो भी माइनस ही बनेगा, वो आपने यहाँ लिख दिया। तो ये पहला कोफिशिएंट आपका हो गया एक है w का, सॉरी u का, और फिर v का एक आपके पास, चूँकि यहाँ से हमने लिया है w का कोफिशिएंट और यहाँ से हमने लिया हुआ है v का कोफिशिएंट, ये मैट्रिक्स बना लिया। क्योंकि इसमें आप लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ऐसे लिख सकते हैं। यानी t वाली टर्म में हमने एक साइड पे कर ली, बाकी है। अब इससे हमने लिख दिया पार्शियल और पार्शियल x ऑफ v ये वाला हमने लिख लिया, यानी इक्वेशन 2 को पहले और इसको बाद में। यानी मैं आपको थोड़ा सा लिखना सिखा दूं कि आप लोगों ने इस इक्वेशन में दोनों t वाली टर्में एक साइड पे रख ली। अब आपने क्या किया, उन t वाली टर्म्स को आपने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। फिर आपने दूसरी वाली साइड जो ये वाली दोनों टर्में हैं, इन दोनों टर्मों से कंबाइन करके ये वाली इक्वेशन बना दी मैट्रिक्स फॉर्म में। और फिर यहाँ पे ये जो टर्म है दूसरी साइड वाली, इनमें पार्शियल और पार्शियल x कॉमन लेके इस तरह लिख लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं, आप अगर गौर से देखें तो ये जो पार्शियल और पार्शियल t और v और w है, ये जो वेक्टर है v और w, इसको हमने कैपिटल U का नाम दे दिया और यहाँ पे भी v w का नाम u दे दिया। इससे पता है चला कि देखें हमने दो इक्वेशनों को जोड़ के एक इक्वेशन बना दी है। इसमें हमने लिख दिया वेयर u की कीमत ये है, a की वैल्यू ये है। तो इससे आपने देखा कि इंटरेस्टिंग ये बात है कि हमने दो वैल्यू को जोड़ के एक बना लिया। अभी हम समझ लिए कुछ कर नहीं रहे, जस्ट ये छोटा सा बच्चों की तरह एक खेल है। पूरा कोर्स आपका एक मजाक है। मेन मजाक इस लिहाज से है कि आप इसे अगर तवज्जो से सुनेंगे तो इजी है। ये आपने मैट्रिक जब की है तो वहाँ कितना मुश्किल था कि पूरा टाइम क्लास में टीचर की बात सुनना। यहाँ पे तो हम एक स्टूडेंट जो है ना, एक क्वेश्चन जितना टाइम भी नहीं लगाते और ये टोटल कोर्स हो जाता है बंदे का। तो मतलब ये है कि आपका ये बहुत इजी है, लिखने का पता हो आपको। अब हम क्या कर लेते हैं, जब ये वैल्यू आ जाती है तो हम यहाँ से a माइनस a, ये जो है ये a माइनस लेमडा आई, ये जो निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाय डिटर्मिनेंट डाल दिया तो यहाँ डिटर्मिनेंट लिखने की क्या ज़रूरत है, या खाली a माइनस लेमडा आई निकाल देते। तो यहाँ पे इसने लिखने वाले में थोड़ा सा मसला किया हुआ है, या तो इसको दूसरी ब्रैकेट डाल दें, क्योंकि डिटर्मिनेंट दो बार आ गया। अच्छा, आपको ये निकालना बेसिकली इस चीज़ को कहते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से जो है ना आइगन वैल्यू निकला करती है। आइगन वैल्यू शायद आपने प्रॉब्लम पढ़े हो पहले भी। इसको हमने ऐसे लिख लिया, यानी कि 0 माइनस लेमडा कर लिया और नीचे भी 0 माइनस लेमडा, और ये हमने जब माइनस किया तो ये टर्म ऐसे आ गई है। इसको हल किया तो लेमडा का आंसर प्लस माइनस ए, ये जो दो कीमतें निकली हैं, एक प्लस एक माइनस ए, इसको हम कहते होते हैं ये आइगन वैल्यूज़ निकली हैं।
अब ये दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ हैं, एक ए आई है दूसरी माइनस ए आई है। अब हम मूव करते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब आप आए और इस क्वेश्चन से मुझे इक्वेशन बना के दिखाएं, तो आप कैसे बनाएंगे। आपने देखा कि ये सवाल आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन में इस साइड पे 0 है। ये कौन सी इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन है। इसमें ये x और y के लिहाज से है, इसमें टाइम का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जो लैप्लास इक्वेशन हमेशा इस तरह लिखी जाती है। अगर 0 की जगह कोई वैल्यू आ जाए x y की फॉर्म में या दोनों आ जाए x y, तो वही लैप्लास इक्वेशन पाकिस्तान इक्वेशन बन जाती है। अब इसमें जो u है, वो u जो है वो पार्शियल फाई और पार्शियल x है, यानी हमने u जो है पार्शियल फाई और पार्शियल x रख लें, और v को अगर हम पार्शियल फाई और पार्शियल एक को x रख लें, दूसरे को y रख लें, यानी कि इस वाली टर्म को हमने रख लिया v और इसको रख लिया दूसरी टर्म को हमने अगर रख लिया u, तो अब आपकी टर्म बन जाएगी यही वाली टर्म इस टर्म में आ जाएगी। अगर आप ये ऐसा देखें तो पार्शियल और पार्शियल x u v प्लस 0 1 इसलिए कि इसके जो कोफिशिएंट हैं दोनों जब x के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो 1 आएगा दूसरे के लिहाज से, तो ये आ जाएगा 1 1 और ये पार्शियल और पार्शियल x और दूसरी साइड पे 0 है। अब इसमें पार्शियल और पार्शियल t नहीं लिखा हमने, चूंकि x लिखा है। ये जो हमने इसे डिवाइड किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा निकल रहा है। तो इसके भी दो जो है ना, वो ये इलिप्टिकल इक्वेशन है, आप इसे उस फार्मूले से चेक करते हैं इलिप्टिकल है, वैसे आपको नहीं पता चलता। लेकिन ये क्या है कि आपको ये ज़रूर पता हो कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। ये बेसिकली जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम दो हिस्सों में लिख लेते हैं, दो इक्वेशन बना लेते हैं। इसका मतलब है सेकेंड आर्डर को ब्रेक डाउन करके फर्स्ट आर्डर में दो शक्लों में लिखा जा सकता है, यानी कि ये दो में जब लिखा जाएगा तो उसको इस टर्म को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नीचे जाके आपको मज़ीद थोड़ा सा क्लियर होगा कि आप कर क्या रहे हैं, तो क्योंकि आपको मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम आनी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन एक दफ़ा लिखें हाथ से नोट्स के ऊपर तो फिर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे देखें इक्वेशन है नंबर 13 जो है, उसमें देखें पार्शियल फाई और पार्शियल टी ए इंटू पार्शियल फाई बी इंटू पार्शियल फाई प्लस साई इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं लीनियर अनस्टडी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखिए बड़ी मज़े की बात है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो उसको कहते होते हैं कि इसमें इक्वेशनों की तादाद ज़्यादा हो। यहाँ कहाँ है ज़्यादा वैल्यू, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ज़्यादा वैल्यू। फिर दूसरे नंबर पे इसको लीनियर क्यों कहा हुआ है हमने, क्योंकि आपको एग्जाम में जब पूछा जाए तो इसके को पूछेगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं इसी एक इक्वेशन से, आपको पहचानना आना चाहिए। वहाँ एक छोटा सा सवाल आपके लिए बड़ा मसला होता है। देखें यहाँ पे जो फाई है, इसको हम कहते हैं फाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज अ कॉलम वेक्टर। बेसिकली ये जो फाई है ये कॉलम वेक्टर है। अगर ये कॉलम वेक्टर मीन फाई की कोई ना कोई कीमत होगी, मुझे नहीं पता वो वैल्यू क्या है। अब वो जितनी, अगर फाई की सिर्फ एक वैल्यू हो तो दैट्स मीन कि ये फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं होंगी। तो आप समझ गए होंगे हाउ कैन वी से दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 13 इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपका उसके बाद इसको अनस्टडी क्यों कहा हुआ है हमने, अनस्टडी इसलिए कहा है क्योंकि इसमें टाइम वाला फैक्टर है, यानी पार्शियल फाई और पार्शियल टी है। अगर ये ना होता, इसकी ये टी वाली टर्म ना हो, यानी ये छोटा टी जो होता है नीचे जो है, ये अगर ना हो तो हम उसे स्टडी पढ़ दें। तो होप्स हो कि आपको पता है इसको अनस्टडी क्यों कहा हुआ है। एक तो आपको इसकी समझ हो कि अनस्टडी इसे क्यों कहा, एक नंबर 2 इसे लीनियर क्यों कहते हैं। लीनियर इसलिए कि आप देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल फाई है, फाई कहीं भी इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ए भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर ए के अंदर ए जो है वो फाई का फंक्शन हो जाए, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो जाए, यानी यहाँ बाहर अगर फाई शाई कुछ आ जाए, तो इन दैट केस वो फिर नॉन लीनियर बन जाती है। तो इसलिए लीनियर है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी फाई मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अनस्टडी इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम वाला फैक्टर है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो फाई दिया हुआ है वो वेक्टर है, कोई हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे यू वी इस तरह कोई वेक्टर फॉर्म में वैल्यू होगी। अब उसके बाद यहाँ पे साई क्या है, साई इज फंक्शन ऑफ फाई एंड एक्स वाई। साई जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है एंड इट इज़ अ कॉलम वेक्टर। ये भी जो है वो कॉलम वेक्टर है। याद रखिएगा कि कॉलम वेक्टर जो है, अगर ये कॉलम है तो डेफिनेटली साई भी कॉलम वेक्टर होगा। लेकिन आपके जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं कि सर इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है आप कह रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अकेली लिखी हुई है, हमें कहीं ख्वाब आएगा या क्या है। तो बच्चों अब आपको समझना है, आपसे को पूछता है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है खाली इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे कि अगर फाई
कोई कॉलम वेक्टर है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अगर फाई कोई सिंगल वैल्यू ही है तो खाली इक्वेशन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये डिफरेंस है। फिर कोई पूछता है लीनियर है नॉन लीनियर है, तो आप कहेंगे कि अगर ए और बी कोई कांस्टेंट हैं तो ये लीनियर है। अगर ए और बी की वैल्यू यानी कि यहाँ से फाई में से कुछ आ रही है, यानी ये ए की बी और बी की वैल्यू अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये नॉन लीनियर है। तो इसका मतलब है कि अब डिपेंड करता है, इसका मतलब आप पहचान गए। फिर उसके बाद आपसे को पूछता है बताओ बच्चों ये स्टडी है अनस्टडी, तो आप कहते हैं क्योंकि इसके अंदर टाइम वाला फैक्टर इन्वॉल्व है तो ये अनस्टडी है। वैसे तो जैसे सोचने की बात है जिसमें टाइम हो उसे स्टडी कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम स्टडी उसको कहते हैं जिसके अंदर टाइम नहीं होता, और जिसके अंदर टाइम होता है उसे अनस्टडी कहा करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि आपको पास है यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो हाइपरबोलिक कब होगा, पैराबोलिक कब होगा, तो ये आपको पता है, वो डिस्क्रिमिनेंट से बात चलता है। यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। अब इस इक्वेशन को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। अब आप देखें तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ कि ये स्टडी है अनस्टडी, तो आप कहेंगे यार टी वाला फैक्टर नहीं है, इसका मतलब स्टडी है। मैं पूछता हूँ लीनियर है नॉन लीनियर, आप कहें जी ए और बी अगर कांस्टेंट हैं तो लीनियर है, अगर नहीं कांस्टेंट हैं तो नॉन लीनियर है। ओके जी, अब हमने कह दिया चलो ठीक है जी, लीनियर भी है स्टडी भी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्यों है, क्योंकि फाई की कुछ वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया h इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 4pq, ये डिफाइन उसने किया हुआ है, ये आपने कोई रटा नहीं लगा लेना, आपको तो इक्वेशन दी होगी देख के आपने पहचान लेना है। उसके बाद यहाँ पे p जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a है, p जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ a, q जो है वो डिटर्मिनेंट b, r इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ये r को डिफाइन किया हुआ है। अगर हम कहते हैं h ग्रेटर देन अगर 0 आ जाता है, ये बेसिकली अच्छा ये जो डिफाइन किया हुआ है ये डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन किया हुआ है। p मतलब यहाँ पे आप गौर से देखें कि हमेशा p वो होगा जो सेकंड डेरिवेटिव के साथ तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है और इसके साथ भी कुछ नहीं दिया, -4pq, तो ना तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व है कोई नहीं। तो r जो है इसने लिखा हुआ है r का स्क्वायर, इसने r का स्क्वायर लिखा है a1 a4 और b1 b4, और इधर लिखा हुआ है a3 a2, ये यहाँ से इसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है r का स्क्वायर। अच्छा इसने आई डोंट नो कि इसने r का स्क्वायर जो है लिखना तो ये चाहिए, इसको क्या कहते हैं जिस तरह हम लिखते हैं ना b का स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे वो नहीं यूज़ हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी रीज़न यह है यहाँ चूँकि b पहले से मौजूद है, अगर है तो इसलिए इसको चेंज किया हुआ है। आओ कि इसने यहाँ पे p और q को जो है इस तरह डिफाइन किया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट b है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ऐसे लिया तो जाता है, लेकिन इसने ये जो डिफाइन किया है आई डोंट नो कैसे किया है। फिलहाल आप इस पे फोकस बेशक ना करें, क्योंकि हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन भी कर मतलब प्रैक्टिकल जब हम जस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ओवरकम कर रहे हैं, हम जब क्वेश्चन के सोल्यूशन पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा आसान लगेगी। यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा सा देख लें। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बच्चों के, आप लोगों ने इसका नाम क्या है? ये जो इक्वेशन दी हुई है एक से ज़्यादा है, पहली बात है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब दूसरे नंबर पे ये केस जो है वो स्टडी है, इनविस्कस्ड है एंड इनकम्प्रेसिबल। कितनी बातें लिख दी गई है। देखो स्टडी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कहीं भी टाइम वाला फैक्टर नहीं है। इनविस्कस्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वो जो नहीं होती म्यू या न्यू कहीं भी नहीं लिखा हुआ। याद रखिएगा ये यू वी है, अगर ये वी के न्यू आ जाए, न्यू मीन के इस तरह का कुछ लिखा होता है ऐसे न्यू या फिर म्यू, ये जो टर्म होती है ये विस्कासिटी को शो करती है। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये इक्वेशनें आती कहाँ से, आपने जो कोर्स पढ़े ना फ्लूइड वाला, ये वहाँ से ली हुई है, हमने वहाँ से बनी हुई है। अब सवाल है कि आपसे को पूछता है ये क्या है, आपने कहा सिस्टम ऑफ इक्वेशनें हैं। आपसे को पूछता है स्टडी है या अनस्टडी, तो आप कहते हैं इसमें टाइम वाला फैक्टर तीनों इक्वेशनों में मौजूद नहीं है, किसी एक में भी होता तो अनस्टडी हो जाती, तो नहीं है तो इसकी स्टडी है। इनविस्कस इसलिए है क्योंकि इसमें विस्कासिटी वाली टर्म कहीं भी नजर नहीं आ रही है, और इनकम्प्रेसिबल इसलिए है, इनकम्प्रेसिबल का पता चलता है अगर ये वाली टर्म जो रो होती है वो कहीं इन्वॉल्व हो रही हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा हो, यानी रो मीन डेंसिटी, तो यहाँ पे कोई डेंसिटी का नाम ही नहीं है, इसका मतलब है इनकम्प्रेसिबल है, मीन डेंसिटी बीच में नहीं है, विस्कासिटी भी नहीं है, डेंसिटी भी नहीं है। तो जब डेंसिटी नहीं होती तो उसे इनकम्प्रेसिबल कहा जाता है।
सॉरी इसमें हमारे यहाँ पे अभी इसी चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब वेक्टर फॉर्म जो है स्टूडेंट बड़ी मैटर करती है कि यानी कि ऊपर जो इक्वेशन हम पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा उल्टा लिखा था। उल्टा मीन के पहले ऊपर इक्वेशन दी होती, बाद में उसे वेक्टर फॉर्म में लिखते समझ आती। वहाँ पे डायरेक्ट ये था कि इक्वेशन हमें पहले ही वेक्टर फॉर्म में दी हुई थी, यहाँ पे हमें इक्वेशन को खुद वेक्टर फॉर्म में लेके जाते हैं। अब देखें यहाँ पे जो आपकी पहली इक्वेशन है उसमें पार्शियल यू और पार्शियल एक्स है, दूसरी में भी है और तीसरी में पार्शियल यू और पार्शियल एक्स नहीं है। यानी आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशनें हैं, इसमें हमने लिख दिया पार्शियल ओवर पार्शियल ए इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बी इंटू पार्शियल यू और पार्शियल वाई इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे लिख दिया ए क्या चीज़ है। ए जो है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स मीन के एक तो ये वाली टर्म, यहाँ से आप अगर गौर करें एक टर्म ये वाली ये और दूसरी टर्म ये वाली और यहाँ पे एक्स वाली कोई टर्म मौजूद है, ये है। ये तीनों मिलके ये बन गई है, ये तीनों मिलके इसके अंदर आ गई है। तो इसके साथ जो ए होगा इसके साथ आपको पता है 1 है। पहली लाइन को आप समझें पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, दूसरी लाइन को आप समझें, पहली लाइन को हमने पार्शियल यू और पार्शियल एक्स समझा है, दूसरी लाइन को हमने समझा हुआ है पार्शियल यू ओवर पार्शियल, यानी पहली लाइन को हमने समझा हुआ है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, दूसरी को पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, तीसरी को पार्शियल पी और पार्शियल वाई एक्स। अब गौर करें, पहली इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें सिर्फ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स है, तो उसका कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है। अब और इसमें अब ढूंढे पार्शियल यू और पार्शियल एक्स है लेकिन पार्शियल वी और पार्शियल एक्स नहीं है, इसलिए हमने वहाँ 0 लिख दिया। और इसी पहली रो के अंदर आप ढूंढें तो आप देखें तो इसमें पार्शियल पी और पार्शियल एक्स नहीं है, तो इसलिए उसकी जगह 0 लिख दिया। होप्स हो कि आप इसे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं रिपीट करूँगा आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि वेक्टर फॉर्म में कैसे जाया जाता है। ये जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वेक्टर फॉर्म में जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर इसका यानी कि आपने ये देखना होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पार्शियल और पार्शियल एक्स, ये असल चीज़ है। यानी आर इक्वेशन है, ये जो है ऊपर क्या है उसको छोड़ दें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है। और अब पहली इक्वेशन के अंदर पार्शियल और पार्शियल एक्स एक दफ़ा है, दूसरी में 2 बार है, तीसरी में भी 1 बार है। अब हमने उस पार्शियल एक्स को एक दफ़ा लिख दिया और उसके साथ यू लिख दिया। इसका मतलब है यू जो है कैपिटल यू जो है उसके अंदर वी भी होगा, उसके अंदर पी भी होगा और उसके अंदर यू भी होगा। तो अब हमें समझ आ गई कि यू के 3 कंपोनेंट हैं। यू के कितने कंपोनेंट हैं यहाँ से हमें देख के पता चला, एक यू है, एक पी है और एक एक्स वी है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ए के क्या फैक्टर होंगे, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि ये जो पहला 1 है ये शो कर रहा है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स को, दूसरी वाला जो कॉलम है वो शो कर रहा है पहला कॉलम पार्शियल यू पार्शियल एक्स, दूसरा कॉलम पार्शियल वी और पार्शियल एक्स और तीसरा कॉलम पार्शियल वी और पार्शियल एक्स को शो कर रहा है। इसमें हमने ढूंढा कि पार्शियल, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे किसी तरीके से लिख लूँ मैं, यानी पहला नंबर वाला कॉलम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को शो करेगा, कॉलम नंबर 2 जो है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को ही शो करेगा, लेकिन तीसरा वाला कॉलम भी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को ही शो करेगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ होगा, पहला जो है वो यू को शो कर रहा होगा, दूसरा जो है वो वी को और तीसरा जो है वो पी को। अब आप गौर करें तो आपको ये महसूस होगा कि ये जो 1 है हमने क्यों लिखा है, ये 1 हमने यहाँ से देख के लिखा है। फिर पार्शियल वी और पार्शियल एक्स पहली इक्वेशन में नहीं था इसलिए 0 लिखा है, और पार्शियल पी और पार्शियल एक्स पहली इक्वेशन में नहीं है इसलिए हमने 0 लिखा है। अब हम आते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो पे पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का कोफिशिएंट यू है और पार्शियल पी और पार्शियल एक्स का कोफिशिएंट 1 है और ये वाला कोफिशिएंट है ही नहीं। थर्ड में आ जाए, यहाँ पे आपने देखा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का कोफिशिएंट यू है, बाकी दोनों कोफिशिएंट 0 है। तो इसका मतलब है याद रखिए कि अगर आप ए बी बना लेते हैं तो समझ लें प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपने ए लिख लिया, अब मुझे बी लिखना है। अब बी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन बी में क्या होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ वाई आ जाएगा। अब यहाँ से वाई का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि ये वी के रिस्पेक्ट से है, वी वाला दरमियान में है, और दूसरे में वी, दूसरे में वाई के लिहाज से सिर्फ 1 है तो उसका कोफिशिएंट वी है।
तो दूसरे में वी है। वी इसलिए क्योंकि यहां से आप अगर गौर करें तो पार्शियल यू ओवर, क्योंकि पहला पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी को शो कर रहा है। अब तीसरे रो में देखें तो इसमें भी एक ही है, ये एक नहीं दो हैं वी वाई, एक ये है और एक ये है। एक का कोएफिशिएंट वी है, दूसरे का 1 है, तो ये हमने लिख लिया। तो आपने ए भी लिख लिया, बी भी लिख लिया। अब यू क्या चीज़ है? यू जो है वो 3 कंपोनेंट है, यू वी और बी। तो ये है आपकी वेक्टर फॉर्म। आप में से आप कितना अच्छा वेक्टर फॉर्म लिखना जानते हैं, सोल्यूशन बेशक आप जानते हैं नहीं, उसका इशू नहीं है, लेकिन आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशनें दी हूँ तो उन्हें वेक्टर फॉर्म में लिख लेना, ये बहुत ही खास पॉइंट है आपके लिए। तो उसके बाद है यहाँ पे मिक्स हाइपरबोलिक और एलिप्टिकल सिस्टम है। ये जो इक्वेशन है ये मैं आपको टास्क देता हूँ, आप इसे कोशिश करें कि वेक्टर फॉर्म में खुद लिखें ये जो क्वेश्चन है, और अगर आप इसको लिख लेते हैं और इसको पढ़ना आपको आता है और वेक्टर फॉर्म में लिखना आता है, दैट्स मीन आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आप चीज़ को समझते हैं। अब इसके नाम भी ऊपर से आपको पढ़ने आते हूँ, इसको आप नोट भी कर लें। तो यहाँ पे देखें, इसका नाम है अनस्टेडी, 1D, इनविस्कस, कंप्रेसिबल, इतने नाम हैं, और इसको हम आयलर इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसको गौर से देखें तो अब इसमें सबसे पहली बात कि कोई बताए मुझे कि अनस्टेडी क्यों है, क्योंकि इसमें टाइम वाला फैक्टर है। अच्छा 1D क्यों है? 1D इसलिए है कि इसमें सिर्फ पार्शियल और पार्शियल एक्स है, याद रखें। अगर पार्शियल ओवर एक्स और पार्शियल वाई दोनों होते तो वो 2D होता, हाल ही नीचे एक्स है तो इसलिए इसे 1D कहा जाता है। इनविस्कस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर म्यू कहीं भी नहीं है, वो मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें होती हैं, म्यू या न्यू, दो होते हैं, वो कोई भी नहीं है। अच्छा कंप्रेसिबल क्यों है? ये इनकम्प्रेसिबल नहीं है क्योंकि इसमें देखें रो आ गया, इसमें रो आया हुआ है। अब रो आ गया, इसका मतलब है रो का असर इसके ऊपर हो रहा है। जब रो इसमें मौजूद है तो कंप्रेसिबल है, रो ना हो तो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये सारी जो है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम देखेंगे एक टी है एक एक्स है। तो अब वेक्टर फॉर्म के लिहाज से देखते हैं तो हमेशा ऊपर से देखेंगे कितने इसके कॉलम बनने हैं। एक रो के लिहाज से है, एक यू के लिहाज से है और एक पी के लिहाज से, तो इसलिए हमने 3 बनाए हैं। ये आपने खुद वेक्टर फॉर्म में लिखना है और मुझे ये शो करके दिखाना है कि आप लोग काबिल हैं कि इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। ये इनफ होता है कि आप वेक्टर फॉर्म में चीज़ को लिख लें इक्वेशंस को देख के। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।